आखिर भारत गुलाम बना कैसे? ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारे पूर्वजों का खून, पसीना, आंसू और बलिदान की गाथा है। कभी यह धरती सोने की चिड़िया कहलाती थी और आज़ादी हमारी सांसों में बसती थी। फिर एक दिन यह धरती गुलाम हो गई। कैसे, क्यों, किसकी साजिश थी? आइए आज इस सफ़र को साथ मिलकर तय करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको 1000 साल पीछे ले चलता हूँ, जब भारत न केवल एक देश था बल्कि दुनिया का गुरु था। हमारी नदियों में दूध और घी की धाराएं बहती थीं, हमारे खेतों में सोना उपजता था, हमारे मंदिरों में हीरे जवाहरात चमकते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण ये केवल किताबें नहीं थीं, ये हमारी जीवन शैली थे, हमारे शास्त्र, हमारी आयुर्वेद चिकित्सा, हमारी स्थापत्य कला, हमारे विज्ञान। दुनिया चकित थी हमारे ज्ञान से। तब दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहती थी। लेकिन याद रखिए, जब कोई बहुत अमीर होता है तो चोरों की नज़र उस पर पड़ ही जाती है, और यही हमारी कहानी में भी हुआ। भारत की समृद्धि की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। सबसे पहले आए अरब व्यापारी। वे हमारे मसाले, रेशम, सोना ले जाते और अपनी ज़मीनों पर महंगे दामों में बेचते। फिर आए तुर्क और अफ़गान आक्रमणकारी, महमूद गजनी जैसे लोग, जिन्होंने केवल एक ही मकसद से भारत पर हमला किया, लूटना, जलाना, तोड़ना। गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और 17 बार भारत आया, क्योंकि उसे पता था यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। फिर आए मोहम्मद गौरी। उनके बाद दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई और धीरे धीरे हमारी धरती पर पराई सत्ता की पकड़ मजबूत होती गई। लाल किले के पत्थरों से लेकर किसान के खेत तक हर जगह बाहरी राज का असर दिखने लगा। समय बीता और फिर समुद्र के रास्ते आए अंग्रेज। पहले वे व्यापारी बनकर आए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। उन्होंने कहा, हम तो व्यापार करने आए हैं, हमें राजनीति से मतलब नहीं। लेकिन यह उनके झूठ का सबसे बड़ा नमूना था। वे जानते थे, भारत की एकता तोड़ दो, राजाओं को आपस में भिड़ा दो और फिर राज करो। उन्होंने चुपचाप हमारे बंदरगाहों, हमारे व्यापार और हमारे संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 ने हमारी किस्मत बदल दी। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे भारत के मालिक बन बैठे। और दोस्तों, यहीं से हमारी गुलामी का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली दर्द और लूट की कहानी अभी बाकी है। अंग्रेज व्यापारी से हुकूमत तक पहुंच गए। अब उन्होंने भारत की रग रग में गुलामी का जहर घोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था पर वार किया। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक था, अब वह कच्चा माल देने वाला देश बनकर रह गया। कपास, मसाले, नील सब सस्ते में यहाँ से ले जाते और ब्रिटेन में महंगे दामों पर बेचते। हमारे कारीगर, जो दुनिया में सबसे सुंदर कपड़ा बनाते थे, धागे धागे बेरोजगार कर दिए गए। इतिहास में लिखा है, कुछ जगहों पर तो बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए ताकि वे फिर कभी हाथ से कपड़ा न बुन सकें। खेती पर भी चोट की गई। अंग्रेज किसानों को नील और अफीम उगाने पर मजबूर करते, क्योंकि वही उनके व्यापार के लिए जरूरी था। भूख, अकाल और गरीबी, यही हमारी रोज की कहानी बन गई। लेकिन याद रखिए, कोई भी गुलामी हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। 1857 यह वह साल था जिसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। कारण छोटा सा, असर बहुत बड़ा। सैनिकों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली और यह हिंदू मुस्लिम दोनों की आस्था पर चोट थी। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, ये नाम सिर्फ इतिहास की किताब में नहीं, हमारे दिल में आग जलाने के लिए काफ़ी हैं। झांसी की रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। 1857 की क्रांति भले ही अंग्रेज दबाने में सफल हुए, लेकिन उन्होंने पहली बार महसूस किया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। क्रांति के बाद अंग्रेज और भी निर्दयी हो गए।
उन्होंने प्रेस की आज़ादी छीन ली, देशभक्तों को जेलों में डाल दिया, हजारों लाखों को फांसी दी या काला पानी भेज दिया। लेकिन अब देश जाग चुका था। 1875 से लेकर 1900 के बीच दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी बताई कि कैसे अंग्रेज हर साल भारत से करोड़ों रुपए लूटकर ब्रिटेन भेज रहे हैं। 1857 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। शुरुआत में ये संगठन अंग्रेजों से विनती करता था, लेकिन जल्द ही यह आज़ादी की मांग करने लगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। और यह नारा हर युवा के दिल में गूंजने लगा। गुलामी का अंधेरा गहरा था, लेकिन हर कोने में क्रांति की चिंगारी जल चुकी थी और आने वाले समय में यह चिंगारी एक महाआग में बदलने वाली थी। सन 1915 में एक साधारण सा दिखने वाला आदमी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन आने वाले वर्षों में दुनिया ने उसे महात्मा कहकर पुकारा। गांधी जी ने हमें एक नया हथियार दिया, तलवार नहीं, बंदूक नहीं, बल्कि सत्याग्रह और अहिंसा। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। जनरल डायर ने हजारों निर्दोषों पर गोलियां चलवा दी। यह घटना अंग्रेजों के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाई। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों ने अंग्रेजी स्कूल छोड़ दिए, सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी कपड़े जलाए गए और हर गली में वंदे मातरम और भारत माता की जय गूंजने लगा। लेकिन यह भी सच है कि केवल अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलती। क्रांतिकारी भी अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने कहा, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, और आखिरी गोली खुद को मारकर अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने खून से आज़ादी की नींव सींची और उनका संघर्ष हमें बताता है कि आज़ादी कभी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा पूरे देश में गूंज उठा। लाखों लोग जेल गए, हजारों ने जान दी। लेकिन अंग्रेज अब समझ गए थे, भारत को हमेशा के लिए गुलाम नहीं रखा जा सकता। गुलामी सिर्फ शरीर की नहीं होती, गुलामी सोच की भी होती है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका सिस्टम, उनकी भाषा की श्रेष्ठता की भावना और उनकी मानसिक गुलामी आज भी हमारे अंदर कहीं न कहीं बाकी है। हम अपनी ही सभ्यता, अपने ही ज्ञान, अपने ही इतिहास पर शक करने लगे। विदेशी को श्रेष्ठ और अपने को कमतर मानना, यह गुलामी की सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों, हम आज वाकई आज़ाद होना चाहते हैं तो हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, अपने इतिहास को पढ़ना होगा, अपने संस्कृति पर गर्व करना होगा और यह मानना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। आज़ादी का असली मतलब है हर बच्चा शिक्षित हो, हर युवा रोजगार पाए, हर नागरिक ईमानदार हो और हर दिल में भारत माता के लिए प्रेम जगे। अगर यह आज मेहनत नहीं करेंगे तो इतिहास खुद को दोहराएगा और यह धरती फिर से गुलाम बन सकती है। शायद हथियारों से नहीं, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी से। तो आइए आज संकल्प लें, हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो फिर से सोने की चिड़िया बने, जो विज्ञान से भी आगे हो, संस्कृति में भी समृद्ध हो और जहाँ हर इंसान गर्व से कहे, मैं भारतीय हूँ और मैं भारत को महान बनाऊंगा। भारत माता की जय। ये धरती है ज्ञान की, ये धरती है शान की, ये कहानी है सोने की चिड़िया कहलाने वाले जहान की। कोई ताकत नहीं थी जो इससे आंख मिला सके, जब तक कोई अपने ही सपनों से हम दूर ना हो सके। तलवारें आईं, परछाइयाँ छाईं, सोने की चमक पर लोभ की लकीरें लाईं। हम बढ़ते गए, वो जुड़ते गए और इस मिट्टी के मालिक मेहमान बनते गए। लूटा गया, पीसा गया, जकड़ा गया, अपने ही घर में कैदी बना दिया गया। पर इतिहास गवाह है, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। न तलवारों का डर, न गोलियों का खौफ, बस दिल में एक ही सपना, भारत स्वतंत्र हो। आवाज़ इतनी गूंजी कि अंग्रेज भी डर गए
और 15 अगस्त की सुबह सबके घर आ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।